गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम हमारे लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने जो टॉपिक लिया था वो था हमारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसके बारे में जो सबसे प्राथमिक काम किया गया था वो किया गया था वैगनर के द्वारा, और वैगनर ने अपनी एक अवधारणा दी। हमने कल ये भी देखा था कि वैगनर ने क्या की थी, कुछ फाइंडिंग्स प्राप्त की थी, ठीक है ना, गर्म प्रदेशों के संदर्भ में और ठंडे प्रदेशों के संदर्भ में, और उस आधार पर उन्होंने दो संभावनाएं व्यक्त की थी। दो संभावनाएं वो क्या थी कि या तो जलवायु जो कटिबंध है वह स्थिर रहे होंगे, और जो स्थल मंडल है या जो स्थलीय भाग है उनमें क्या हुआ होगा, मूवमेंट हुआ होगा, या स्थल भाग स्थिर रहा होगा और जलवायु कटिबंधों में मूवमेंट हुआ होगा। फिर उन्होंने ये भी देखा कि उनको जलवायु कटिबंधों के स्थानांतरण का कोई प्रमाण नहीं मिल रहा था, कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने कहा कि जलवायु कटिबंध नहीं, स्थल भाग जो है, ठीक है ना, वो क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे या गतिशील होंगे। उस आधार पर उन्होंने अपनी महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा दी, जिसको हमने कल पढ़ लिया था। अब एक्चुअल में हुआ क्या था, पहले उन्होंने इस प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए थे या इस प्रकार के साक्ष्यों की चर्चा या जिक्र किया था। उसके आधार पर जब उनको लगा हाँ ये साक्ष्य वैज्ञानिक आधार पर भी सत्य प्रतीत हो रहे हैं, तब उन्होंने अवधारणा दी। हालांकि हम लोगों ने अवधारणा को पहले पढ़ लिया, अब हम साक्ष्य की चर्चा करेंगे, लेकिन दोनों सिमिलर बात है, आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसके द्वारा अवधारणा बन रही है, और अवधारणा है तो उस अवधारणा को आप प्रूफ कैसे मानोगे, किस आधार पर मानोगे, हाँ वो काफ़ी हद तक सही है, पूर्णतया सही नहीं, काफ़ी हद तक सही है, उसके लिए आप ये साक्ष्य प्रस्तुत करोगे। एक बार मैं इस टॉपिक में आपको और बता देता हूँ, ये जो महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा है आज के समय में एकदम वैलिड अवधारणा है, लेकिन इसके संदर्भ में जो वैगनर ने कार्य किया वो पूर्ण नहीं था। उसके बाद अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा काम किया जाएगा, जिनमें होम्स का सहवन ऊर्जा तरंग सिद्धांत भी आएगा, सागर नित्तल प्रसरण की अवधारणा भी आएगी। सागर नित्तल मतलब जो ओशियनिक फ्लोर होता है आपका, जिस पर समुद्र का जल फैला हुआ है, उसका क्या हो रहा है, एक्सपांसन हो रहा है। दूसरा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आएगी। तो ये जब आधुनिक अवधारणाएं आएगी तब, और उनके द्वारा भी इस प्रकार की स्थिति को बताया जाएगा, हाँ इस प्रकार की स्थिति है, तब महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा वैलिड मानी जाएगी। और वर्तमान समय में महाद्वीपीय विस्थापन के बजाय हम जो टर्मिनोलॉजी या शब्द काम में लेते हैं वो है प्लेटों की गतिशीलता। ये सारे टॉपिक आपके आगे आएंगे, अभी मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ कि ये चीज़ है क्या। फिर जिस प्रकार वैगनर ने अपनी अवधारणा के संदर्भ में साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, वैसे ही आगे जब आप आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा अपनी अपनी बात कही जाएगी तो उनके द्वारा भी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, और वो साक्ष्य वैज्ञानिक आधारों पर खरे उतरेंगे, तब हम कहेंगे कि हाँ ये अवधारणा क्या है, सही है। अब कल मैंने एक बात का जिक्र भी किया था, क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछ सकते हैं या किस तरह से आपको आंसर लिखना है। अगर आपसे सिंपली पूछे कि वैगनर द्वारा प्रस्तुत या वैगनर द्वारा दी गई महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा का जिक्र कीजिए, तब वैगनर ने जो बात कही, ठीक है ना, वो आपको लिखना है। और अगर आपसे ओवरऑल पूछे कि महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा को समझाइए, तब आप क्या करोगे, वैगनर के साथ साथ वो जो और आधुनिक वैज्ञानिक बातें हैं उनका भी आपको जिक्र करना पड़ेगा। बस आप क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है वैसा ही आपको आंसर लिखना है। सिमिलरली अगर आपसे पूछे कि इस अवधारणा के संदर्भ में आप साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए, अगर केवल वैगनर के पूछे तो अभी हम इसकी चर्चा करेंगे, उन साक्ष्यों का जिक्र करना है। और अगर आपसे सिंपली ऐसा पूछे कि महाद्वीपीय विस्थापन के संदर्भ में साक्ष्यों या प्रमाणों को प्रस्तुत कीजिए, तब आपको वैगनर के जो मान्य सिद्धांत है उनकी भी चर्चा करनी है। उसके अलावा जो अन्य सिद्धांत है, उस अन्य सिद्धांतों में आपके प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, सागर नित्तल प्रसरण हो गया, उसके अंतर्गत भी जो साक्ष्य दिए जाएंगे उनकी चर्चा भी करनी है, तब आपका आंसर पूर्ण माना जाएगा, ठीक है ना। और मेंस एग्जामिनेशन में जो आपकी आंसर राइटिंग होती है वो केवल स्किल पर डिपेंड करती है। कंटेंट सबके पास होता है, लेकिन कंटेंट को किस प्रकार से आप समराइज तरीके से और शॉर्ट तरीके से और आसान शब्दों में और पूरा का पूरा उसका जो एरिया है वो कवर हो जाए, आपके लिखने का अभ्यास हो, तब आपके काम अच्छे से बन सकता है। तो उन चीज़ों का हम अभ्यास करेंगे। मैंने आपको बता ही दिया क्वेश्चन किस तरह से पूछे और आपको किस तरह से लिखना है। अगर आपसे मान लो सिंपली पूछ ले महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा के संदर्भ में साक्ष्य लिखिए, और आपने मान लो सारे के सारे वैगनर के लिख दिए, और आप ये अपेक्षा करो कि वो आपका आंसर एकदम सही है, तो वो आंसर सही नहीं है। उसमें आपको केवल और केवल 20 से 25% मार्क्स मिल सकते हैं। क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो ये तो आपको लिखने ही लिखना है बहुत शॉर्ट में, लेकिन उसके अलावा जो आधुनिक समय में मान्य साक्ष्य हैं उनका जिक्र आपको ज़्यादा करना है, तब आपको आंसर पूर्ण माना जाएगा। तो ये छोटी सी चर्चा थी, हमने कर ली, जरूरी भी है। अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। हम जो कल महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा पढ़ रहे थे, उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि वैगनर ने बताया कि आरंभिक समय में पृथ्वी के जो वर्तमान के जो आपको महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं वो एक संयुक्त रूप में एक महाद्वीप के रूप में थे, जिसको उन्होंने नाम दिया था पेंजिया, और इसके चारों तरफ जो जल का फैलाव या भराव था उसको नाम दिया गया पेंथालासा, ठीक है। और उन्होंने बताया कि इस पेंजिया में क्रमिक विखंडन और विस्थापन होगा,
उसके कारण से क्या होगा, जो आपको वर्तमान के महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं उनकी उत्पत्ति होगी और उनके बीच इस पेंथालासा के जल के प्रवेश करने से वर्तमान के सागर और महासागरों का निर्माण हुआ होगा। तो जब उन्होंने इस प्रकार की अवधारणा दे दी तो कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए, उन साक्ष्यों की चर्चा आज हम करते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आगे देखते हैं। तो मैंने कुछ साक्ष्य लिखे हैं, आप फटाफट एक काम कर सकते हैं, इसको आप कीजिए, पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको शॉर्ट में लिख लीजिए। सबसे अच्छा तरीका यह है। अब हम एक एक साक्ष्य के बारे में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से आप इसको महाद्वीपीय विस्थापन से जोड़ोगे। तो जो सबसे पहला साक्ष्य आपको मिल रहा है वो मिल रहा है पूरा जलवायु का प्रमाण, पूरा जलवायु या पैलियो क्लाइमेटोलॉजी, पैलियो क्लाइमेटोलॉजी। ये पैलियो क्लाइमेटोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पृथ्वी के आरंभिक समय से जो विभिन्न भूगर्भिक काल होंगे, जियोग्राफिक पीरियड होंगे, उन भूगर्भिक कालों में किस प्रकार की जलवायु रही होगी उसका हम अध्ययन करते हैं। मैं वापस रिकॉल करता हूं, इस पैलियो क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत हम करते क्या हैं कि पृथ्वी के आरंभिक समय से विभिन्न भूगर्भिक कालों में, जियोग्राफिकल टाइम पीरियड में किस प्रकार की जलवायु रही होगी उसका अध्ययन हम करते हैं। मैंने एक शब्द काम में लिया है भूगर्भिक काल, तो ये टॉपिक भी है आपका, उसको हमें देखना है। 15-16 भूगर्भिक काल है, उसकी अलग एक लिस्टिंग है, वो आप किसी भी बुक से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें ऐसा कुछ समझने लायक विशेष कुछ नहीं है, केवल उसको याद ही करना है। हालांकि उसके लिए मैं एक दिन सेपरेट इस प्रकार का पूरा लिख करके आपको बता दूंगा सेपरेट लेक्चर में। तो बस आप तो सिर्फ इसका अर्थ समझिए कि इसका मतलब क्या है। अब ये प्रमाण के रूप में कैसे आया, तो जब वैगनर महोदय अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि एक ही महाद्वीप पर, वो क्या पा रहे हैं कि एक ही महाद्वीप पर विभिन्न भूगर्भिक कालों में जो जलवायु है वो आपको विविधता लिए हुए मिल रही है। ठीक है, आप इस चीज को समझिए, मैंने क्या लाइन बोली है, एक ही महाद्वीप पर विभिन्न भूगर्भिक कालों में जलवायु में पर्याप्त विविधता आपको मिल रही है। अब जलवायु में विविधता कब मिलेगी, मुझे बताइए आप। जलवायु में विविधता तब मिलेगी जब वो महाद्वीप अलग अलग भागों में स्थानांतरित हुए होंगे। आप इसको आराम से सोचना, किस प्रकार से आप सोच सकते हो कि अगर मान लो वह महाद्वीप एक ही जगह पर रहता, सपोज करो, ठीक है ना, जैसा कि हम मानते हैं पेंजिया के रूप में था, तब तो जलवायु में उतनी विविधता नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जलवायु में अलग अलग कालखंड में विविधता मिल रही है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इन महाद्वीपों का अलग अलग जलवायु प्रदेशों में स्थानांतरण हुआ होगा, तभी आपको जलवायु में इतनी विविधता मिल रही है। तो ये उन्होंने पाया, उसके आधार पर उन्होंने कह दिया हाँ महाद्वीपीय विस्थापन आपको अवधारणा जो है वो वैलिड है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। इसको आप बिल्कुल शॉर्ट में नोट करना, जब भी आप नोट करो तो कैसे करोगे, पूरा जलवायु का प्रमाण ये है क्या, इसके अंतर्गत वैगनर ने किया क्या, वापस एकदम स्लो बोल देता हूं, आप सुन लीजिए। एक ही महाद्वीप पर विभिन्न भूगर्भिक कालों में जलवायु में पर्याप्त विविधता पाई गई। ठीक है, तो यह तभी संभव है जब महाद्वीपों में व्यापक स्थानांतरण हुआ होगा, अदरवाइज या अन्यथा इतनी विविधता आपको देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो ये पहला प्रमाण हो गया। फिर दूसरा प्रमाण क्या लिखा, कार्बोनिफेरस हिमयुग का प्रमाण। ये कार्बोनिफेरस क्या है, एक ज्योग्राफिक टाइम पीरियड होगा, अलग अलग जो कालखंड होंगे, कार्बोनिफेरस कालखंड, इस प्रकार से पूरी एक लिस्ट है। तो उस समय ये जो कार्बोनिफेरस समय आया, उस समय संपूर्ण पृथ्वी पर हिमयुग था। हिमयुग यानी आइस एज, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर आपको क्या मिलेगा, बर्फ का जमाव या बर्फ ही बर्फ मिलेगी। ठीक है ना, तो ये आइस युग, आइस एज थी। तो इसका प्रमाण, इसके प्रमाण से कैसे बताया उन्होंने कि आपने देखा होगा कि अगर आप इस प्रकार का अध्ययन कर रहे हो अभी वर्तमान सभी महाद्वीपों के संदर्भ में, उन्होंने किया तो उन्होंने पाया कि इस हिमयुग के प्रमाण आपको सभी महाद्वीपों पर मिल रहे हैं। तो ये कब संभव हो सकता है, जब सभी महाद्वीप क्या होंगे, आपस में संयुक्त रहे होंगे। ठीक है ना, सिमिलर चीज आपको कैसे मिल सकती है, जब सभी महाद्वीप आपस में पहले संयुक्त रहे होंगे। और मैंने कल जिक्र भी किया था कि कार्बोनिफेरस काल तक जो पेंजिया था वो एक ही था। इस पेंजिया में जो क्या कहते हैं आपको, विखंडन कब स्टार्ट हुआ, इस पेंजिया में विखंडन शुरू होगा कार्बोनिफेरस हिमयुग के पश्चात। ठीक है, तो इस युग के प्रमाण आपको सभी महाद्वीपों में मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इस समय तक सभी महाद्वीप आपस में कैसे थे, संयुक्त थे। और वर्तमान में जब आपको महाद्वीप अलग अलग दिख रहे हैं और इस हिमयुग का प्रमाण भी सभी महाद्वीप पर दिख रहा है, तब आप क्या कहोगे कि निश्चित रूप से उनमें क्या हुआ होगा, विखंडन भी हुआ होगा और विस्थापन भी हुआ होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, इसके प्रमाण मिलने के साक्ष्य। फिर आपने ये भी देखा, फिर वैगनर ने ये भी बताया कि इस कार्बोनिफेरस युग, हिमयुग में क्या हुआ होगा कि पहले सघन वनस्पतियां थी, बहुत डेंस फॉरेस्ट थे,
और जब हिमयुग आएगा तो वो सारी की सारी वनस्पतियां समाप्त होकर के जमीन के नीचे दब जाएगी, और जमीन के नीचे दबने से ताप और दाब की जब परिस्थितियां डेवलप होगी तो कोयले की संरचना का निर्माण होगा। आप जानते भी हैं कि कोयले का निर्माण इसी प्रकार से होता है कि जब वनस्पतियां इस प्रकार की जम जाती है, जीवाश्म जिसे आप कहते हो, कोयला क्या एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन ही है, तो जब इस प्रकार की चीजें वनस्पतियां दब जाएगी और ताप और दाब की स्थिति होगी तो कोयले की संरचना का निर्माण होगा। और ये जो कोयले की संरचना है आपको अभी वर्तमान समय में लगभग सभी महाद्वीपों में मिल रही है। तो ये भी कैसे संभव होगा कि इन महाद्वीपों में क्या हुआ होगा, विखंडन या विस्थापन हुआ होगा। तो इसके आधार पर भी वैगनर ने बताया कि महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा वैलिड है। आप समझ गए होंगे कार्बोनिफेरस हिमयुग का प्रमाण। अब तीसरा देखा गया कि जीवाश्म विज्ञान के प्रमाण, जो फॉसिल साइंस होती है उसके भी कुछ प्रमाण मिले। वो कैसे मिले कि कुछ सरीसृप या रेप्टाइल्स, जो रेप्टाइल्स हैं आपके, ठीक है ना, रेंगने वाले जो जीव हैं, तो उनके जीवाश्मों का अध्ययन किया गया। और उनके जीवाश्मों के अध्ययन के आधार पर क्या देखा गया कि विभिन्न महाद्वीपों में मिलने वाले सरीसृपों में या रेप्टाइल्स में क्या मिली, समानता मिली। तो ये भी तभी संभव है जब आपस में वो क्या रहे होंगे, महाद्वीप संयुक्त रहे होंगे और बाद में उनमें विखंडन और विस्थापन हुआ। तो ये भी बिल्कुल इजी पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है, इसको भी आप समझिए। चौथा पॉइंट है तटीय साम्यावस्था, या उसको नाम दिया गया जिगसॉ फिट के प्रमाण। अब ये क्या है, इसको आप समझिए। आप एक काम कीजिए, इसको समझने से पहले जब आप इस लेक्चर को सुने तो अपने पास एक वर्ल्ड का मैप रखिए। मैं एकदम रफ टाइप बना रहा हूँ। इधर आपके ये उत्तरी अमेरिका इस तरह से रहा होगा, ये इधर आपके दक्षिणी अमेरिका है, इधर आपके ये अफ्रीका है, इधर ये पूरा यूरोप चल रहा है आपका, इधर ये इंडिया है, इधर ये पूरा इस तरह से चल रहा है, और इधर ये ऑस्ट्रेलिया है। इस तरह की स्थिति है। तो अब आप देखिए वैगनर ने क्या देखा कि वर्तमान के महाद्वीप उनको इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने क्या देखा कि अगर मैं इस पूरे मैप को मिलाऊं, इस तरह से देखो, इसको मिलाओगे तो इधर फिट हो रहा है, इधर ये गोलाई में आप मिलाओगे तो कुछ इधर एरिया वो क्या हो रहा है, इसके अंदर फिट हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि एक तरह से फिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, कभी न कभी ये क्या रहे होंगे, संयुक्त रहे होंगे, और बाद में इनमें क्या हुआ होगा, विखंडन और विस्थापन हुआ होगा। आप इस चीज को समझ रहे हैं। उन्होंने फिट करके देखा कि हाँ ये फिट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये इसी तरह से अलग हुए होंगे। और वर्तमान समय में जो आपके मॉडर्न कंप्यूटर में फिटिंग टेक्नोलॉजी होती है, कंप्यूटर सिमुलेशन टाइप के आप प्रोग्राम करते हो, तो उसके आधार पर भी जब इस प्रकार की डेटा फीडिंग की गई तो यह अवधारणा आपको वैलिड मिली। इस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि वो फिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत एक चीज और देखी गई। उन्होंने क्या पाया कि जो तटीय भाग है, ठीक है ना, महासागरों के जो तटीय भाग है, वहां पर उनको क्या मिली, खड़ी ढाल मिली। अभी मैं बताऊंगा ये क्या चीज है, खड़ी ढाल, जिसको नाम दिया गया भ्रंश कगार, फॉल्ट। अब आप सोचिए खड़ी ढाल कैसे है। जैसे मान लीजिए ये कोई महासागर रहा है, सपोज करो ये कोई स्थलीय भाग है। अब जैसे मान लीजिए बीच में से एकदम टूटेगा, तो टूटेगा तो क्या होगा, एकदम खड़ी ढाल आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। स्पेन को मान लो जैसे आपने तोड़ा इस तरह से, ये मान लो महाद्वीप है, तो क्या होगा, एकदम स्टिप मिलेगा आपको, खड़ी ढाल मिलेगी। तो उस प्रकार की खड़ी ढाल मिल रही है, वो आपको मिल रही है, तो वो मिलने के आधार पर आप क्या कह सकते हो कि कभी न कभी ये संयुक्त रहे होंगे और बाद में क्या हो गया, उनमें विखंडन हो गया होगा। तो इसके आधार पर आप तटीय साम्यावस्था की स्थिति को भी बता सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा किस प्रकार से ये मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उन्होंने मिल करके देखा तो उनको लगा हाँ ये जुड़ रहे हैं, और आधुनिक कंप्यूटर फिटिंग से भी ये बात साबित हो गई। और फिर उन्होंने खड़ी ढाल के आधार पर भी बताया कि महासागरों के जो किनारे वहां पर खड़ी ढाल है, तो खड़ी ढाल तो तभी संभव है जब वो जुड़े हुए थे और बाद में उनमें क्या हो गया, विखंडन हो गया। तो ये साक्ष्य भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला देखा गया वलित पर्वतों की उत्पत्ति एवं स्थिति का प्रमाण। अब ये वलित पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन, तो इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और ये जहां पर स्थित है वो वहीं पर ही क्यों स्थित है, उसके आधार पर भी इस अवधारणा को प्रमाणित करने का प्रयास किया गया। अब ये देखिए जो वलित पर्वत हैं, इनकी उत्पत्ति को तो हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे, वहां पर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं, आप उसको थोड़ा समझिए, बाकी ये पूरा डिटेल आएगा। जितने भी वलित पर्वत हैं, वलित पर्वत आपके कौन कौन से हैं, जैसे हिमालय है, आप जब यहाँ पर यूरोप में आपको आल्स पर्वत मिलेगा, भारत में हिमालय मिलेगा, यहाँ पर आपको रॉकी, इधर एंडीज, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका में रॉकी, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला, ये सब आपको मिलेगी। ये सब वलित पर्वत हैं। तो पहली बात तो इनका निर्माण कैसे हुआ और ये यहीं पर क्यों स्थित है, उसके आधार पर भी उन्होंने क्या किया, इस अवधारणा को साबित करने का प्रयास किया। तो उस चीज को भी आप बड़े आराम से समझिए। तो जो वलित पर्वत हैं आपके,
तो वलित पर्वतों के आधार पर आप कैसे बताओगे, इसको भी आप समझिए। तो देखिए, वलित पर्वत एक्चुअल में उनका जो निर्माण हो रहा है वो किस प्रकार से हुआ होगा। वलित पर्वतों के निर्माण के संदर्भ में आप ऐसा समझ सकते हो कि इन पर्वतों का निर्माण एक संपीड़न बल के द्वारा हो रहा था, ठीक है ना, कि जब कभी भी दबाव पड़ेगा, वलन आता कब है, फोल्डेड कब होता है, जब कभी भी कुछ दबाव पड़ता है। तो विभिन्न प्रकार के जो वलित पर्वत है, जैसे आप हिमालय की हम बात करते हैं, तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय की उत्पत्ति को वर्तमान समय में हम कैसे बताते हैं कि अगर आप प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करो तो इधर आपके जो भारतीय प्लेट है ये सब आगे आएगा, और इधर ऊपर यूरेशियन प्लेट है, उनमें क्या होगी, गति होगी इस तरह से, ये इधर और ये इधर। और यहाँ पर आपको पता है तैतीस सागर नाम की स्थिति थी, हमने कल देखा था इस प्रकार के विस्थापन में। यहाँ पर क्या था, तैतीस सागर। तो जब इस तैतीस सागर है, समुद्र है, और जब यहाँ पर मलबा भी आएगा समुद्र में, ठीक है ना, स्थलीय भाग का, तो जब इस प्रकार से गति होगी प्लेटों में, तो मलबे में क्या होगा, संपीड़न या दाब लगेगा, और दाब लगेगा तो वो क्या होने लग जाएंगे, मुड़ने लग जाएंगे, उनमें वलन पड़ने लग जाएगा। तो ये इस प्रकार का दाब संपीड़न कब संभव है, जब उनमें क्या रही होगी, गति रही होगी। और हम यही तो बता रहे हैं, महाद्वीपीय विस्थापन में बता क्या रहे हैं, हम उसकी गतिशीलता को दर्शा रहे हैं। तो इनकी उत्पत्ति को भी इस प्रकार से समझा सकते हो। और स्थिति कि ये हिमालय यही क्यों है, ये रॉकी यही क्यों है, एंडीज यही क्यों है, इसको भी आप समझोगे, क्योंकि यहीं पर गति हो रही है। तैतीस सागर इसी जगह पर था, और इसमें इस प्रकार से गति होगी तो यहाँ बन जाएगा। उसी प्रकार से ये आपका अमेरिका का जो भूखंड है, इसमें इधर गति हो रही है, और इधर आपके क्या है, प्रशांत महासागर। आप मैप में देखिएगा, प्रशांत महासागर है। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। वहां पर जो महासागरीय नित्तल होता है, वो भी एक प्रकार का ठोस भाग है, उसमें भी क्या होगी, गति होगी। तो उसकी गति इधर हो रही है और इसकी गति इधर हो रही है, तो यहाँ पर क्या पड़ेगा, वलन पड़ेगा। तो यहीं पर आपको रॉकी मिलेगी, यहाँ पर आपको एंडीज मिलेगी। आप अभी इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। ये सारे महाद्वीपों के बनने, ये क्या कहते हैं, पर्वत, वलित पर्वतों के बनने की प्रक्रिया को मैं प्लेट टेक्टोनिक्स में पूरा डायग्राम बना करके डिटेल में बताऊंगा, एक एक चीज को डायग्राम के साथ बताऊंगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी सिर्फ आप इतना ही समझिए कि वलित पर्वतों की उत्पत्ति में संपीड़न या दाब चाहिए, तो वो उसके आधार पर आपने विस्थापन की अवधारणा को बता दिया, और उनकी स्थिति भी कहीं न कहीं महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा को पुष्ट करती है। तो ये चीज हो गई। फिर एक लिमिंग जंतु का प्रमाण है, ये क्या है, इसको भी आप समझिए। तो वैगनर ने क्या देखा कि यहाँ पर क्या है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है आपकी, स्कैंडिनेविया, यूरोप के ऊपर जो भाग है ना, नॉर्वे, स्वीडन, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है। और इधर आपके ये क्या है, कनाडा है। अमेरिका में ऊपर वाला भाग कौन सा है, कनाडा। ये स्कैंडिनेवियन कंट्री, और इधर ये कनाडा, और यहाँ पर पूरा क्या, अटलांटिक महासागर है पूरा फैला हुआ। तो उन्होंने ये देखा कि एक लेमिंग नाम का जंतु है, क्या नाम है उसका, लेमिंग। तो वो उन्होंने वो देखा कि वो बार बार क्या कर रहा है, यहां से इस अटलांटिक महासागर में छलांग लगा रहा है और मर रहा है, उसकी डेथ हो रही है। तो उन्होंने सोचा ये ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसको आप समझिए। आप लोग हमेशा प्रवासी पक्षियों के बारे में जानते हैं, जैसे राजस्थान के संदर्भ में भी आप देखो, जो साइबेरियन सारस या क्रेन है वो बिल्कुल साइबेरिया के क्षेत्र से भरपूर आ रहा है। तो वो क्या हो रहा है कि उसके पूर्वज उस जमाने से यहाँ आ रहे थे, और एक पूरा उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में सेटअप इस तरह का हो गया कि वो अपने आप एक निश्चित समय में एक निश्चित पाथ को फॉलो करते हुए वहाँ आते हैं, पूरे पाथ को फॉलो करते हुए आते हैं, इसको याद रखिए। तो उन्होंने ये सोचा कि, और फिर उन्होंने क्या देखा, ये तो उन्होंने देख लिया कि ये यहाँ से यहाँ छलांग लगा रहा है, मर रहा है। फिर उन्होंने क्या किया कि कनाडा के एक क्षेत्र में देखा उन्होंने कि इसी लेमिंग जंतु के उनको जीवाश्म मिले। तो उन्होंने सोचा ये कैसे संभव है भाई, जब वो यहाँ मर ही रहा है तो उसके जीवाश्म यहाँ कैसे मिल रहे हैं। तब उन्होंने सोचा कि आरंभ में जब ये संयुक्त रहे होंगे, पूरी पेंजिया के रूप में पृथ्वी थी, तब ये संयुक्त है, कोई महासागर नहीं था, और ये लेमिंग जंतु मौसमी प्रवास करने यहाँ से यहाँ आता रहा होगा। इसी वजह से आज भी उसके वहाँ जीवाश्म भी मिले, और वो जंतु यहाँ बार बार छलांग लगा के क्या हो रहा है, मर रहा है, क्योंकि उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में हो गया मुझे तो इस तरफ से इस तरफ जाना है। इस चीज को आप ध्यान से सुनिए। उनको दो चीजें मिली, पहला उन्होंने देखा कि लेमिंग जंतु यहाँ से यहाँ छलांग लगा के मर रहा है, दूसरा उनको उसी लेमिंग जंतु के जीवाश्म कहाँ मिले, कनाडा में मिले। तब उन्होंने ये बताया कि ये आपस में संयुक्त रहे होंगे, और वह लेमिंग जंतु मौसमी प्रवास करने के लिए यहाँ से यहाँ या इधर से इधर गति करता होगा, और अभी भी कर रहा है, इसलिए तो वो इसके अंदर छलांग लगा के मर रहा है। तो ये भी एक लेमिंग जंतु का प्रमाण उनको मिला, जो काफी हद तक वैज्ञानिक आधार पर सही भी माना गया। और ये जो मैंने मौसमी प्रवास बताया है, आप इस चीज को ध्यान रखिए। मैंने पहले भी बताया, कोई भी एक्स्ट्रा चीज जो अभी आपको समझ में नहीं आएगी लेकिन वो बाद में काम की होगी, तो जब आप इस लेमिंग जंतु और मौसमी प्रवास मैंने सब बोला है, तो वहाँ स्टार लगा करके आप एक चीज नोट कर लीजिएगा कि जब हम एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, जब पर्यावरण संरक्षण पढ़ेंगे, और आज आपको पता है कि ये जो प्रवासी पक्षी हैं, इनकी सुरक्षा के लिए भी विभिन्न प्रकार के क्या बन रखे हैं, एग्रीमेंट हो रखे हैं, या आप क्या कह सकते हो, कन्वेंशन बन रखे हैं। तो उसमें मैं एक शब्द बोल रहा हूं, मैंने एक लाइन बोली थी, जो प्रवासी पक्षी है वो जहां रहते हैं
वहाँ से एक निश्चित पाथ को फॉलो करते हुए जिस जगह पर उनको आना होता है वहाँ आते हैं। तो वर्तमान समय में प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए न केवल उनका व्यक्तिगत संरक्षण आवश्यक है, अपितु वह जिस पाथ को फॉलो करते हुए आ रहे हैं उस थ्रू आउट द पाथ पर भी क्या है उनके संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस चीज़ को वहाँ समझ में आ जाएगी। जब मैं एनवायरनमेंट आपको पर्यावरण वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगी। अब धीरे धीरे चीज़ें इंटरलिंक होगी। अभी सिर्फ बेसिक चीज़ों की जानकारी रखिए। तो ये भी आपको लिविंग जंतु का समझ में आ गया बिल्कुल ईजी तरीके से। और लास्ट में आंतरिक संरचना के ज्ञान का प्रमाण। तो वैगनर महोदय जब अपनी अवधारणा दे रहे थे तो उस समय पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। उसके आधार पर जानकारी आपको क्या मिली, आपने देखा होगा कि जो महाद्वीपीय भूपटल है, मैंने क्या बोला महाद्वीपीय भूपटल, आपने पढ़ा ना भूपटल में दोनों भाग है, महाद्वीपीय भूपटल भी और महासागरीय भूपटल भी है। तो ये तो किससे बना हुआ है, सियाल से। और जो महासागरीय भूपटल है वो किससे बना हुआ है, सीमा से। और आपको पता है सीमा का घनत्व क्या है, ज्यादा है, इसका कम है। और आप ये भी जानते हो कि जो कम घनत्व की चीज होती है वो अधिक घनत्व पर तैराव की स्थिति में होती है। तो इसी के आधार पर उन्होंने क्या बताया, पेंजिया है वो महाद्वीपीय भाग है तो वो सियाल से निर्मित होगा, पेंथालासा है वो सीमा से निर्मित होगा। इसी वजह से पेंजिया जो है वो पेंथालासा के ऊपर तैराव की स्थिति में है। तो इस आंतरिक संरचना के आधार पर भी उन्होंने इस चीज को समझाने का प्रयास किया। तो ये वैगनर द्वारा प्रस्तुत कुछ साक्ष्य थे जो वैलिड हैं। हालांकि वैगनर ने और भी साक्ष्य दिए लेकिन वो वैलिड नहीं है तो उनकी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पहले बता दिया जनरल स्टडी के पेपर के रूप में जब आप ज्योग्राफी को पढ़ते हो तो आपको केवल वही चीजें पढ़नी है जो समझने और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। ज्योग्राफी एज ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ोगे तब केवल वैगनर पर भी आपको कम से कम 4-5 लेक्चर मिल जाएंगे, लेकिन वो हमारे किसी काम के नहीं है। तो आपको ये सारे साक्ष्य समझ में आ गए होंगे। वेरी इजी है, इनको आप ध्यान से सुनिए, एक एक प्रमाण को आप नोट कीजिए। और नोट करने का तरीका वही है, आपको सुनना होगा, समझना होगा, चिंतन मनन करना होगा और अपने विचारों में लिखना होगा। क्योंकि एज इट इज लिखी हुई चीज़ आप रटने बैठ जाओगे तो कभी आप समझ नहीं पाओगे। और ये पूरे टॉपिक जो हैं, मैंने पहले दिन ही बताया, ज्योग्राफी में हमने जो सेक्शन स्टार्ट किया है, 4 जो हमने पार्ट बांटे थे, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, आपके ओशियनोग्राफी और सॉइल साइंस, ये रटने नहीं है, इसमें पूरी की पूरी साइंस छुपी हुई है। उस साइंस को समझते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। और एक दफ़े आपको इन चीज़ों की जानकारी हो गई, फिर रेस्ट ऑफ द जो फैक्चुअल एस्पेक्ट होंगे, जो फैक्चुअल थिंग्स होगी, उनको याद करने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको आप कीजिए, आराम से समझिए और करते रहिए। तो इस लेक्चर में हम केवल इन प्रमाणों की चर्चा करेंगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा को ही पढ़ेंगे, लेकिन जो आगे नए नए सिद्धांत हो गए, जैसे होम्स का सवन ऊर्जा तरंग सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, उन सब की हम चर्चा करेंगे। तो इस लेक्चर को मैं यही फिनिश करता हूँ। थैंक यू।